नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज जो हम बात करने वाले हैं वो एक नए टॉपिक को लेकर के बात करेंगे। हम भारत के संबंध देख रहे थे अपने पड़ोसियों के साथ, तो हम बांग्लादेश के साथ संबंध देख चुके थे, उसकी बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे भारत के श्रीलंका के साथ किस तरह के संबंध हैं, उनके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। सही मायने में अगर हम देखें श्रीलंका के साथ संबंध, तो पुरातन समय से श्रीलंका के साथ हमारे संबंध बने रहे हैं। राम जी लंका गए थे, हनुमान जी लंका गए थे, आप लोगों को पता है ही है। इसके अलावा सम्राट अशोक ने भी अपने पुत्र और पुत्री को वहां पर भेजा था धर्म प्रचार के लिए श्रीलंका। तो एक तरीके से उस समय से हमारे पुरातन समय से धार्मिक और राजनीतिक संबंध बने रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं वर्तमान की, आपके सिलेबस को लेकर के हम बात करते हैं, तो भारत और श्रीलंका की जो विदेश नीति है उसको हम देखना चाहेंगे। तो हम आज का हमारा टॉपिक है भारत की श्रीलंका के साथ विदेश नीति या संबंध की बात करेंगे। देखिए, जहां तक हम जानते हैं, आप अच्छे से जानते हो, जो तो यहां पर हमारा श्रीलंका है, हमारा पड़ोसी देश है श्रीलंका। अगर हम बात करते हैं श्रीलंका की, तो सदियों से हमारे संबंध इनके साथ रहे हैं, सदियों पुराने संबंध रहे हैं और मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं। कैसे रहे हैं? मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं। अब देखिए, ये मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं, लेकिन कुछ कटुताएं हमारे बीच में आई। हम देखते हैं 1950 में कोलंबो योजना के अंतर्गत आर्थिक क्षेत्र में हमने सहयोग की बात की। कौन से? कोलंबो योजना के तहत। कोलंबो योजना, एक एक बात करेंगे हम, एक एक चीज को लेकर के। कोलंबो योजना कब? 1950। इसके तहत हमने आर्थिक सहयोग की बात की। किसकी? आर्थिक सहयोग। तो इस तरह हमारे संबंध अच्छे थे, मधुर थे। लेकिन हमारे और श्रीलंका के बीच में जो संबंध खराब हुए, और जो संबंध खराब होने का कारण था, वो एकमात्र सबसे बड़ा कारण था तमिल समस्या। ध्यान रखना, कौन सी? तमिल समस्या। अब ये तमिल समस्या क्या है? अगर हम देखते हैं तो हमारा श्रीलंका के पास में है तमिलनाडु। यहां पर हमारा इंडिया में तमिलनाडु है, और तमिलनाडु में भी तमिल भाषा बोली जाती है। कौन सी भाषा बोली जाती है? तमिल भाषा बोली जाती है। और श्रीलंका में भी कुछ लोग तमिल थे जो तमिल भाषा बोलते थे, और जो लोग श्रीलंका थे वो सिंहली भाषा बोलते थे। तो भाषा के आधार पर श्रीलंका में डिस्प्यूट था। अगर हम अंग्रेजों के समय की बात करते हैं, वहां पर उस समय इस तरह की कोई समस्या नहीं थी। लेकिन जैसे ही हम आजाद हुए, और उसके बाद धीरे धीरे तमिल समस्या यहां पर बनती चली गई, और तमिल समस्या को न चाहकर भी हमें तमिल समस्या में, उनके आंतरिक मुद्दे में हमें हाथ डालना पड़ा। कारण था कि तमिलों के साथ वहां पर अत्याचार हो रहा था, तमिलों के साथ अत्याचार हो रहा था, और तमिलनाडु का दबाव बना हुआ था। इस दबाव के कारण हम ना तो श्रीलंका की तरफ बोल पा रहे थे, ना हम कुछ कर पा रहे थे। तो बड़ी समस्या थी। तो इस तरह भारत और श्रीलंका के अगर हम संबंधों की बात करें, तो नेहरू युग की अगर हम बात करते हैं, तो जो गुटनिरपेक्षता थी, अब मैं इसको मिटा देता हूं, आपको मुख्य समस्या को मैंने अवगत करवा दिया, जिसके ऊपर हम पूरी बातचीत करने वाले हैं। अब बात करते हैं हम नेहरू युग की। नेहरू युग के समय हमारी जो विदेश नीति थी वो किस पर आधारित थी? आप सब लोग जानते हैं, गुटनिरपेक्षता पर आधारित थी। किस पे थी? गुटनिरपेक्षता पे। अब गुटनिरपेक्षता मैं आपको पढ़ा चुका हूं, नाम है ना, किसी भी गुट में शामिल नहीं होना। तो गुटनिरपेक्षता की जो नेहरू नीति थी,
इस नेहरू नीति का समर्थन किया श्रीलंका ने। श्रीलंका ने क्या किया, इसका समर्थन किया और इसको अपनाया। इसको अपनाया, श्रीलंका ने इसका समर्थन किया और इसको अपनाया। तो यहीं से हमारी नीति को इसने अपनाकर हमारे साथ अच्छे संबंध बनाने के संकेत दिए। तो हमारे इनके साथ वास्तविक रूप से अच्छे संबंध थे, ऐसा कोई बात नहीं थी, लेकिन केवल जो गंभीर समस्या थी वो तमिल लोगों को लेकर की। क्या थी? पहली बात, समस्या का कारण था तमिल लोगों को मान्यता नहीं देना। तमिल लोगों को मान्यता नहीं देना। श्रीलंका ने क्या, तमिल लोगों को मान्यता नहीं दी। यह हमारी एक गंभीर समस्या थी। समस्या क्या थी? ये थी कि श्रीलंका में जो तमिल थे उनके साथ भेदभाव किया जाता था। क्या कर दिए थे? दूसरा, तमिलों के साथ मान्यता न देने के साथ साथ तमिल लोगों के साथ भेदभाव किया जाता था। भेदभाव किया तो इस चक्कर में भारत ने श्रीलंका को आगाह किया कि नहीं, आप तमिल के साथ भेदभाव नहीं कर सकते, क्योंकि तमिलनाडु हमारा जुड़ा हुआ था, तमिल भाषी थे हमारे तमिलनाडु वाले और ये लोग भी तमिल थे। तो इनके अंदर सद्भावनाएं थी एक दूसरे को लेकर के, भाषा ही आधार पर। तो तमिलों में आक्रोश बढ़ गया। यहां पर क्या हो गया? तमिलों में आक्रोश बढ़ गया। तमिलों में आक्रोश बढ़ गया। ठीक है, क्या हो गया? यहां पर तमिलों में आक्रोश बढ़ा। जब तमिलों में आक्रोश बढ़ा तो हमारे भारत के तमिलनाडु में भी आक्रोश बढ़ा। इसको समाप्त करने के लिए प्रयत्न किए गए कि नहीं, आप तमिल के साथ भेदभाव मत करिए, लेकिन श्रीलंका बाज नहीं आया। जब बाज नहीं आया तो इन तमिल लोगों ने क्या किया, एक गुट का निर्माण कर लिया, एक लिट्टे बना लिया। लिट्टे नाम सुना होगा आपने लिट्टे का। लिट्टे एक तरीके से अगर हम देखते हैं, ये लिट्टे है एक तरीके से आतंकवादी संगठन की तरह है। लिट्टे, LITTE, लिट्टे, है ना। ये लिट्टे क्या है? इसका जो प्रमुख था वो था प्रभाकरण। अब क्या हुआ, इस प्रभाकरण ने इस लिट्टे नामक एक संस्था का निर्माण कर लिया। और ये लिट्टे नामक जो संस्था है, एक तरीके से अगर हम बात कहें तो आतंकवादी संस्था बन गई। क्या बन गई? आतंकवादी संगठन बन गया है। अब इसने आतंक मचाना शुरू कर दिया पूरे श्रीलंका के अंदर। श्रीलंका के अंदर आतंक मचाना शुरू कर दिया। प्रभाकरण क्या चाहता था? प्रभाकरण यह चाहता था कि हमें अलग से राज्य की मांग की। इस संगठन ने इलम राज्य की मांग उठाई, है ना, एक अलग से राज्य की मांग उठाई। जब ये अलग राज्य से मांग उठाई और इनकी मांग नहीं मानी गई तो तमिल लोगों ने, इन तमिल संगठन ने अन्य आतंकवादी संगठनों से भी समझौता कर लिया। क्या कर लिया? अन्य आतंकवादी संगठनों से समझौता। इन तमिल लोगों ने क्या किया? यहां तक आप देख चुके हो, हम बात करते हैं अब इन तमिलों ने, मतलब लिट्टे ने, लिट्टा एक तरीके से आतंकवादी संगठन बन गया और इन्होंने लिट्टे ने अन्य आतंकवादी संगठनों में से अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ गया। एक तरीके से पक्का आतंकवादी संगठन बन गया लिट्टे। जब ये इस तरह हुआ तो श्रीलंका ने भारत से मदद मांगी। कब मांगी मदद? जब इन तमिलों ने, इन लिट्टों ने क्या किया, एक जगह है जाफाना, जफाना भी बोलते हैं इसको, क्या है? जाफाना, है ना, या जफना भी बोलते हैं, ये बात देखना, जफना। यहां पर कब्जा कर लिया। क्या कर लिया?
कब्जा कर लिया और एक तरीके से इसको एक नए राज्य के रूप में बना लिया और इस पर शासन करना शुरू कर दिया। इस जफना पर है ना, अलग अपनी सेना बनाना शुरू कर दिया। जब इस तरह का किया और आतंकवादी गतिविधियां चालू कर दी इन लोगों ने, तो तमिलों से श्रीलंका घबराया और श्रीलंका ने मदद मांगी। किससे? हमारे भारत से। तो यहां से अगर हम बात करते हैं तो भारत से मदद मांगने के लिए श्रीलंका ने राजीव गांधी और श्रीलंका के उस समय जयवर्धने थे, उनके बीच एक समझौता होता है 29 जुलाई 1987। बात करते हैं अब हम संबंधों की बातों पे आ गए हैं, इस बात को ध्यान रखना, ये सब कुछ आपको लिखना है एग्जाम में। 29 जुलाई 29 जुलाई 1987 की बात है। इस समय राजीव गांधी और भारत के प्रधानमंत्री थे और जयवर्धने। कौन? जयवर्धने। इनके बीच एक समझौता होता है, 18 सूत्री समझौता। 18 सूत्री समझौता। पहला पॉइंट है ये देख लो एक तरीके से कि 29 जुलाई 1987 राजीव गांधी और जयवर्धनों के बीच 18 सूत्री समझौता होता है और इसमें तमिलों की जो विद्रोही गतिविधियां हैं इसके विरुद्ध श्रीलंका ने सरकार ने क्या मांगती है? सहयोग मांगती है। क्या मांगती है? सहयोग की बात करती है कि हमें तमिलों के विरुद्ध, जो तमिल है के विरुद्ध सहयोग दो। क्या दो? सहयोग दो। पहले जब भारत ने कहा था तो इन्होंने तमिलों को वो नहीं दिया और बाद में क्या मांग रहे हैं? सहयोग मांग रहे। लेकिन अगर हम सहयोग नहीं करते तो उस समय चीन, पाकिस्तान इनके सहयोग करने के लिए तैयार थे और अगर चीन और पाकिस्तान सहयोग कर लेते तो हमारे लिए चीन एक खतरा बन जाता। तो भारतीयों ने, जो राजीव गांधी है, उन्होंने इस पद्धति को अपनाते हुए इनको सहयोग का आश्वासन दिया और 1988 में 1988 में, कब? 1988 की बात है, शांति सेना भेज दी। शांति सेना भेजी श्रीलंका और इसने यहां पर जो तमिल है उनके आक्रोश को कम कर दिया। जो तमिल है उनकी क्या कर दी? उग्रता को, अगर तमिल नहीं कहेंगे हम लिट्टे कहेंगे, यहां पर लिट्टे के विरुद्ध है क्योंकि लिट्टे आतंकवादी संगठन हो गया एक तरीके से, तो लिट्टे की उग्रता को कम कर दिया। उग्रता को क्या कर दिया? कम कर दिया। अब देखिए, जब लिट्टे की उग्रता को यहां पर कम कर दिया, हमारे तमिलनाडु के लोग बहुत नाराज हुए इस बात को लेकर के। जब 1990 की बात करते हैं हम यहां पर, जब 1990 की बात थी तो यहां पर जो इनका वो है राष्ट्रपति, वो प्रेमादास हो जाता है और ये प्रेमादास है, इसने इस समझौते को समाप्त कर देता है कि अब ये समझौता क्या है? समाप्त है। तो यहां से हमारी शांति सेनाएं 2 साल बाद पुनः जो शांति सेना है हमारी भारत आ जाती है। शांति सेना क्या आ गई? वापिस भारत आ गई। अब जब भारत आ गई तो प्रेमदास को से भारतीय लोगों ने यह कहा कि आप अब तमिलों की सुरक्षा का भी कार्य करोगे। क्या करोगे? तमिलों की सुरक्षा कार्य करोगे। और इसी समय अगर हम देखते हैं एक बहुत बड़ी घटना होती है, वो घटना होती है 1991 की, जो भारत के लिए एक दुखदायी घटना होती है। आप देखोगे, सुनोगे तो आपकी आंखों में आंसू आएंगे। वो घटना थी राजीव गांधी की हत्या। वो यही कारण था कि राजीव गांधी की हत्या तमिलनाडु में होती है। अगर हम देखते हैं 21 मई 1991 में राजीव गांधी की हत्या कर दी जाती है। कारण श्रीलंका के इसमें हस्तक्षेप करना। राजीव गांधी को मौत के घाट उतार दिया जाता है आतंकवादी संगठनों के द्वारा। तो इस तरह के संबंध उस काल में हमारे रहे। इसका खामियाजा हम कहते हैं राजीव गांधी को भुगतना पड़ा। राजीव गांधी ने
ये खामियाजा भुगता। इसके बाद हम देखते हैं कि राजीव गांधी की मृत्यु हो जाती है, राजीव गांधी को मार दिया जाता है, हत्या कर दी जाती है, अगर हम कहें सही मायने में आतंकवादियों के द्वारा इनकी हत्या कर दी जाती है। उसके बाद अब सीधे हम आ जाते हैं, उसके बाद हमारे और इनके बीच में जो तटस्थता का रास्ता अपना लिया हमने, क्या कर लिया, तटस्थता का रास्ता। इस नीति पर चले हम, तटस्थता की नीति पे, कि हम अब श्रीलंका के मैटर में वो नहीं करेंगे। और वहां के राजनेता भी नाराज थे कि आप श्रीलंका के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करोगे। श्रीलंका के राजनेता भी भारत से इस बात से नाराज हो गए थे। फिर अगर हम देखते हैं कि श्रीलंका में संसदीय चुनाव होते हैं 2010 में। अब हम सीधे 2010 में आ जाते हैं, क्योंकि इसके बाद तटस्थता का रास्ता अपना लिया हमने। अब हम आगे कहां पर, 2010 में। 2010। अब 2010 में क्या होता है कि हम देखते हैं कि इससे पहले जयवर्धने भारत की यात्रा भी करता है। वो बात हमने देख ली थी पहले 1986 में, और इस तरह का समझौता हुआ था राजीव गांधी और जयवर्धने में, 18 सूत्री समझौता हुआ, जिसके कारण शांति सेना भेजी लिट्टे के उग्रता को समाप्त करने के लिए राजीव गांधी के द्वारा, जिसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा। राजीव गांधी की हत्या कर दी आतंकवादियों ने। और उसके बाद हम सीधी बात करेंगे 2010, क्योंकि बीच में हमने तटस्थता का एक सहारा लिया, हम बीच में ज्यादा श्रीलंका से हमने संबंध नहीं बनाए किसी भी तरीके के। तो एक तरीके, तो अब 2010 में श्रीलंका में संसदीय चुनावों में, कौन से संसदीय चुनावों में, संसदीय चुनाव, देखिए संसदीय चुनाव होते हैं 2010 में। और महिंद्रा राजपक्षे, कौन, महिंद्रा, नाम सुना होगा आपने, महिंद्रा राजपक्षे यहां पर विजयी होते हैं, जीतते हैं। और महिंद्रा राजपक्षे किस कारण जीतते हैं कि महिंद्रा राजपक्षे ने लिट्टे उग्रवादी जो संगठन था लिट्टे, इसको समाप्त करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका। तो यहां पर विजय किसकी होती है, महिंद्रा राजपक्षे की विजय होती है। लेकिन इनके जो सेना नायक थे उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई, और राजपक्षे के विपक्ष में उन्होंने बातचीत की, और एक बहुत कटु तरीके से ये संसदीय चुनाव उस समय हुए थे। लेकिन अगर हम देखें तो यहां पर विजय होती है महिंद्रा राजपक्षे की। और महिंद्रा राजपक्षे ने भारत के साथ अच्छे संबंध बनाने पर जोर दिया। क्या दिया 2010 में, महिंद्रा राजपक्षे ने भारत के साथ, और ये जो चुनाव हुए 2 साल पहले करवा लिए थे, 2 साल पहले, किसका फायदा उठाने के लिए, लिट्टे उग्रवादियों को मार दिए थे ना, तो इस चीज का फायदा उठाने के लिए महिंद्रा राजपक्षे ने 2 साल पहले कर लिए थे। क्योंकि महिंद्रा राजपक्षे इससे पहले भी वहां पर था, दूसरी बार बना यहां पर एक तरीके से निर्वत। तो मैं भारत के साथ अच्छे संबंध बनाने पर जोर दिया, बनाने पर जोर यहां पर देते हैं। और यही जोर के कारण हम देखते हैं इन्होंने जब अच्छे संबंध बनाने के लिए इन्होंने यहां पर जोर दिया, तो भारत और श्रीलंका के मध्य जो नाव और नौका सेवा थी वो शुरू की गई, जो पहले बंद कर दी गई थी 1983 के बाद बंद हो गई थी। देखिए 1983 के बाद हमारे यहां से नौका सेना, नौका सेवा थी ना भारत और श्रीलंका के मध्य, ये क्या कर दी गई थी, समाप्त कर दी गई थी। 1983 में के बाद क्या कर दी गई थी, समाप्त कर दी गई थी। लेकिन 2011 में महिंद्रा राजपक्षे के द्वारा, अगर हम बात करते हैं 2011 में, दोनों के सहयोग से, भारत और श्रीलंका के सहयोग से 2011 में अगर भारत और इसके सहयोग से क्या कर दिया, नौका सेवा, फेरी जिसे कहते हैं हम, फेरी, क्या कहते हैं, फेरी, है ना, और नौका सेवा पुनः शुरू कर दी, पुनः शुरू कर दी गई। ठीक है, आपको समझ में आ गया अच्छे से कि 2011 में नौका सेवा और फेरी को पुनः शुरू कर दिया गया, जो कब बंद कर दी गई थी, 1983 के बाद।
ये बंद कर दी गई थी। और इस समय हमारे जो मुख्य प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? मनमोहन सिंह थे। अगर हम बात करते हैं मनमोहन सिंह और इनके बीच में, दोनों के बीच में इसको लेकर के एक संयुक्त घोषणा की। किसने यहां पर इस चीज के लिए घोषणा किसने की? मनमोहन सिंह ने। मनमोहन सिंह ने प्लस और कौन था यहां पर? महिंद्रा राजपक्षे। महिंद्रा राजपक्षे इन्होंने क्या की? एक संयुक्त घोषणा एक संयुक्त घोषणा की 2010 में। 2010 में इन्होंने एक संयुक्त घोषणा की और यह सेवा पुनः शुरू कर दी गई। 2010 की घोषणा के फलस्वरूप 2011 में नौका सेवा फेरी पुनः शुरू कर दी गई। तो इस तरह के भारत के साथ संबंध रहे 2010 और 11 में। अब हम बात करते हैं 2014 की। देखिए, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, बड़ा सिंपल है, ज्यादा कठिन टॉपिक नहीं है ये। 2014 की बात करते हैं। 2014 अब ज्यादा वो नहीं है, थोड़ा सा फास्ट पढ़ने की कोशिश करेंगे। मानव अधिकार परिषद में, किसमें? मानवाधिकार परिषद। मानवाधिकार जो अंतरराष्ट्रीय परिषद है, अगर हम बात करते हैं मानवाधिकार परिषद की बात करते हैं, अगर यूनाइटेड नेशन मानवाधिकार परिषद की जो वार्षिक बैठक हुई थी, यूनाइटेड नेशन मानवाधिकार परिषद, ये से लिख देते हैं संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद। मानवाधिकार परिषद, इसमें श्रीलंका के विरुद्ध एक प्रस्ताव लाया गया था। क्या लाया गया था? विरुद्ध प्रस्ताव लाया गया था। कब? मार्च 2014 में। तो भारत के सहित 11 राज्यों ने, 11 देशों ने, भारत सहित 11 राष्ट्रों ने इसमें भाग नहीं लिया। कहने का मतलब है वोटिंग करने के लिए भाग नहीं लिया, मतदान में भाग नहीं लिया, अनुपस्थित रहे मतदान से। और रूस और चीन और पाक ने भी इस प्रस्ताव का विरोध किया। रूस, चीन और पाक सहित 12 राज्यों ने, 12 देशों ने क्या किया? इस प्रस्ताव का विरोध किया, है ना? इस प्रस्ताव का क्या किया? विरोध किया। अब देखिए, जब हम मतदान में भाग नहीं लिया, अर्थात हम इसके विरुद्ध थे एक तरीके से, तो मतदान भाग नहीं लिया, तो यहां से हमने एक तरीके से अच्छे संबंध स्थापित करने की कोशिश की। इससे भारत और श्रीलंका में अच्छे संबंधों का संकेत गया। अच्छे संबंधों का संकेत जाता है कि नहीं जाता है? कि हम आपके विरुद्ध जो प्रस्ताव लाए हम उसमें मतदान ही नहीं करेंगे। तो अच्छे संबंध गए, तो यहां से ये बात होती है। इसके बाद अगर हम देखते हैं, श्रीलंका के राष्ट्रपति सिरिसेना बनते हैं। उनकी भारत यात्रा होती है 16 से 17 फरवरी 2015। अब 2015 की हम बात कर रहे हैं। देखिए, 2015 की हम बात कर रहे हैं यहां पर। कब? 16-17 फरवरी 2015। किसकी यात्रा होती है? सिरिसेना। सिरिसेना ये कौन है? राष्ट्रपति श्रीलंका। कब होती है? 16 से 17, है ना? इनका पूरा नाम है मैत्रीपाला सिरिसेना। लिख लो अगर आपको याद रखना है तो। मैत्रीपाला सिरिसेना, ये इनका पूरा नाम है, मैत्रीपाला पाला सिरिसेना। इनकी यहां पर यात्रा होती है और एक असैन्य परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर होते हैं। किस पे होते हैं? असैन्य परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर होते हैं दोनों के मध्य।
भारत और श्रीलंका के मध्य क्या होते हैं, भारत और श्रीलंका के मध्य असैन्य परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर यहां पर होते हैं। और रक्षा एवं सुरक्षा, रक्षा और सुरक्षा में सहयोग की बात होती है, यहां पर सहयोग की बात होती है कि हम रक्षा या सुरक्षा में आप लोगों का क्या करेंगे, सहयोग करेंगे, दोनों एक दूसरे का सहयोग करेंगे। इस तरह की यहां पर बात होती है 2015 में 16-17 फरवरी को। उसके बाद आपको सबको पता है नरेंद्र मोदी जी की यात्रा होती है श्रीलंका में, और बहुत दिनों बाद कोई प्रधानमंत्री श्रीलंका गया, 28 साल बाद। कितने साल बाद, 28 साल बाद भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी की श्रीलंका यात्रा। देखिए, भारतीय प्रधानमंत्री मोदी की श्रीलंका यात्रा होती है। श्रीलंका यात्रा होती है भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी की। कब होती है ये यात्रा, ये होती है 12-13 मार्च 2015 को। फरवरी जैसे ही वो आए उसके बाद जाते हैं ये 12-13 मार्च 2015 को ये यहां पर होती है। और मोदी और सिरिसेना में बात होती है, किसमें, मोदी और वहां कौन से, सिरिसेना। क्या नाम है सिरिसेना का, मैत्रीपाल सिरिसेना, है ना, पूरा नाम नहीं लिखूंगा मैं, आपको एक बार बता दिया मैंने। मोदी और सिरिसेना के मध्य बातचीत होती है, यहां पर बातचीत होती है और समझौते होते हैं, कुछ समझौते पर हस्ताक्षर होते हैं। समझौते पर हस्ताक्षर होते हैं, कौन कौन सा समझौता होता है, नंबर 1 वीजा समझौता होता है, वीजा समझौता होता है, दोनों के मध्य वीजा को लेकर के समझौता होता है। इसके बाद दोनों के मध्य शुल्क, कौन सा, सीमा शुल्क, सीमा शुल्क, इसको लेकर के एक समझौता होता है। इसके अलावा युवा विकास को लेकर के, युवा विकास को लेकर के एक समझौता होता है। और अगर हम चौथे समझौते की बात कर ले तो श्रीलंका में रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ जी की मूर्ति, प्रतिमा लगाने के ऊपर एक समझौता होता है। और इन समझौते पर हस्ताक्षर होते हैं, इन दोनों के क्या होते हैं, हस्ताक्षर होते हैं। कब होते हैं, 12 से 13 मार्च 2015। ये बात आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट बात है। कितने साल बाद, 28 साल बाद, 28 साल बाद, क्योंकि कोई गया ही नहीं कि पहले राजीव गांधी की मृत्यु हो गई, ज्यादा उनसे वो नहीं था तो कारण था, तो 28 साल बाद किसी प्रधानमंत्री ने, अगर भारतीय डेलीगेट ने वहां पर पहुंचा है, हम देखते हैं ये बात। इसके बाद पुणे मोदी यात्रा 2017, मोदी यात्रा अर्थात नरेंद्र मोदी यात्रा, नरेंद्र मोदी यात्रा 2017 की बात करते हैं। देखिए, पुणे यात्रा होती है 2017, नरेंद्र मोदी जी की यात्रा होती है कब, 11-12 मई, 11 से 12 मई 2017 की यात्रा है। 11 से 12 मई के बीच की ये यात्रा है, 2 दिवसीय यात्रा है। कितने, 2 दिन की, अर्थात 2 दिवसीय यात्रा पर नरेंद्र मोदी जी श्रीलंका जाते हैं। और वहां पर कोलंबो में, कहां पर, कोलंबो, कहां पर, कोलंबो के अंदर, वहां पर 14वें अंतरराष्ट्रीय बैसाख दिवस समारोह, कौन सा, 14वें अंतरराष्ट्रीय बैसाख समारोह में शिरकत करते हैं। इस समारोह में क्या करते हैं, ये शिरकत करते हैं और भाग लेते हैं। और यही इस समारोह में द्विपक्षीय वार्ता होती है, द्विपक्षीय वार्ता होती है।
मोदी जी यहां पर द्विपक्षीय वार्ता करते हैं और भारत और श्रीलंका के बीच एक सड़क कनेक्टिविटी को लेकर के, किसको? सड़क कनेक्टिविटी को लेकर के भारत श्रीलंका के मध्य क्या बनेगी? सड़क। क्या बनेगी? भारत से लेकर के श्रीलंका के बीच सड़क कनेक्टिविटी को लेकर के चर्चा होती है, बातचीत होती है नरेंद्र मोदी जी की 2017 की इस यात्रा में। तो ये आपको याद रखने हैं। भारत और श्रीलंका के साथ विदेश नीति जब आप लिखोगे आपकी, तो आपको इन पॉइंटों पर लेकर के बातचीत करनी है। और ज्यादा हम कहते हैं कि इतने ज्यादा सम्मेलनों में साथ साथ नहीं थे, इतने ये एक साथ नहीं रहे हैं कि चलो बहुत लगातार में 20 साल बीच में बहुत बड़ा गैप आया, हम कह सकते हैं कटुता आई तमिलों के कारण। इसके अलावा हम्बन टाटा एक बंदरगाह है जहां पर चीन ये चाहता है कि मैं वहां पर सैनिक बेड़ा बना लूं, इसके लिए सैनिक गतिविधि वो वहां पर करना चाहता है, उसकी रोक के लिए 2017 में इनके बीच में बात हुई। अगर हम बात करते हैं हम्बन टाटा, इसकी ओर बात कर लेते हैं। बंदरगाह है हम्बन टाटा, ये आपने सुना होगा हम्बन टाटा के बारे में, है ना? हम्बन टाटा ये बंदरगाह है। यहां पर चीनी गतिविधियों को रोकने की बात हुई, चीनी गतिविधि रोकने की बात हुई। हम्बन टाटा में क्या गतिविधि रोके? चीनी गतिविधि रोकने की बात हुई हम्बन टाटा के में। हम्बन टाटा में चीनी गतिविधियों को रोकने की बात हुई। तो इसके लिए क्या होगा? जब हम्बन टाटा का विकास करेंगे, तो विकास को लेकर के बात हुई कि हम हम्बन टाटा में सामूहिक विकास की बात हुई कि हम आपको सहायता देंगे हम्बन टाटा के विकास की। लेकिन यहां पर चीनी गतिविधि क्या होनी चाहिए? रुकनी चाहिए, क्योंकि चीन ये चाहता था कि मैं यहां के जरिए भारत को घेर लूं, भारत को घेरना चाहता था इसके लिए। इसके बाद अंतिम बात हम बात कर देंगे 29 सितंबर 2018 की, जब विक्रम सिंघे, नाम सुना आपने, सुना होगा, 2018 विक्रम सिंघे। देखिए कब? 29 सितंबर 29 सितंबर। देखिए आपका ये पूरा ये होता है, यहां पर विक्रम सिंघे और मोदी जी और इधर विक्रम सिंघे दोनों के मध्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, मोदी जी तो दिल्ली में बैठे हैं और ये जाफना में बैठे। इन दोनों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यहां पर बातचीत हुई। और किसको लेकर के बात हुई? आतंकवाद को लेकर के, कि आतंकवाद का किस तरह मुकाबला किया जाए और दोनों आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए सहयोग बनेंगे, एक दूसरे का साथ देंगे। ये देखा हमने भारत और श्रीलंका की विदेश नीति को लेकर के चर्चा की। और आज का ये टॉपिक यहीं पूरा होता है। कल हम किसी और देश के साथ भारत की विदेश नीति देखेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।